हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम जंतु जगत का आखिरी पार्ट 8 देखेंगे। इस पार्ट के साथ हम लोग टोटल 310 MCQs को कवर कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये NCERT सीरीज का 29th चैप्टर है और बायो का ये 13th चैप्टर है। 7 पार्ट तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और ये हमारा आखिरी पार्ट है, पार्ट 8। एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइला हैं उन सारे ही फाइला के ऊपर हम लोग सवालों को देख चुके हैं। इस आखिरी पार्ट में हम लोग संघ कॉर्डेटा यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर सवालों को देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग संघ कॉर्डेटा के ऊपर कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQs, यानी कि अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो मैं यहाँ पर पूरा थ्योरी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि अगर मैं थ्योरी पढ़ाता, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाता, तो जितना आप इस वीडियो में देखने वाले हैं उससे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, इतना ही पढ़ाता। तो थ्योरी हम लोग पूरा करेंगे और साथ में MCQs 100 MCQs इस संघ कॉर्डेटा के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो संघ कॉर्डेटा के ऊपर ही पूछे जाते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया, पिछले फाइलम के ऊपर सवालों को करवाया, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये संघ कॉर्डेटा के ऊपर पूछे जाते हैं, फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर पूछे जाते हैं। बाकी के सारे पार्ट्स देखने के लिए या फिर NCERT सीरीज में मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उन सबको देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए। NCERT नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये हमारा ईबुक स्टोर है। जब आप इस URL को अपने ब्राउजर में सर्च मारोगे तो हमारे ईबुक स्टोर पर जाओगे। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के ईबुक्स बाई कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ चुके हैं पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कॉर्डेटा के ऊपर सवालों को देखने वाले हैं, फाइलम कॉर्डेटा, जिसके अंदर हम लोग भी आते हैं। सवालों पर बढ़ने से पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन, कौन कॉर्डेट है और कौन नॉन कॉर्डेट है। जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उसे 2 तरह से बांटा गया है। एक को कहा नॉन कॉर्डेट और एक को कहा कॉर्डेट। कॉर्डेट उसे कहा जिसके जीवन काल में कभी न कभी नोटोकॉर्ड देखने को मिला था, और नॉन कॉर्डेट उसे कहा जिसके जीवन काल में कभी नोटोकॉर्ड आया ही नहीं। नोटोकॉर्ड क्या है? तो नोटोकॉर्ड के लिए बस आप इतना ध्यान में रखो कि ये एक रॉड जैसी संरचना है जो बॉडी को सपोर्ट करती है, संरचनात्मक रूप से सपोर्ट करती है। तो जिनके जीवन काल में कोई भी जानवर है, मैंने कहा ए एक जानवर है और इसके जीवन काल में कभी न कभी नोटोकॉर्ड देखने को मिला था, तो हम बोलेंगे कि ये कॉर्डेट के अंदर आएगा। जिनके जीवन काल में कभी नोटोकॉर्ड आया ही नहीं, उसे हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। तो अब तक आपने जितने भी फाइलम को पढ़ा है, पोडीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर आपने जितने भी जानवर को देखा है ना, उन सब में उनके जीवन काल में कभी भी नोटोकॉर्ड आया ही नहीं, इसीलिए वो सारे हो जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स। और जिनमें नोटोकॉर्ड कभी नहीं आया उनमें बैकबोन कभी नहीं आएगा, क्योंकि नोटोकॉर्ड ही आगे चल करके बैकबोन बनाता है। तो जिनमें कभी नोटोकॉर्ड था ही नहीं उनमें तो कभी बैकबोन आया ही नहीं, वर्टिब्रल कॉलम आया ही नहीं, स्पाइन आया ही नहीं। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी होता है और स्पाइनल कॉर्ड वो मेरुरज्जु होता है। तो जिनमें कभी नोटोकॉर्ड नहीं आया उनमें कभी बैकबोन आ ही नहीं सकता है, और जिनमें बैकबोन नहीं है उसे हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। मैंने आगे यहाँ हिंदी में भी लिख दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर समझ जाओ और हिंदी में आप जो हिंदी माध्यम से है उसे नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉर्डेट के ऊपर। कॉर्डेट मैंने कहा जिनके जीवन काल में कभी न कभी नोटोकॉर्ड देखने को मिला था। जरूरी नहीं है कि पूरा जीवन भर रह भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन कभी न कभी लाइफ में देखने को मिला था तो वो कॉर्डेट हो गया। कॉर्डेट को 2 पार्ट्स में बांटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में क्या हुआ, नोटोकॉर्ड जीवन काल में देखने को मिला और आगे चलकर ये खत्म हो गया। यानी एक बार जीवन काल में आया और फिर वो चला गया। वो ऐसा नहीं हुआ कि वो आगे चल करके रीढ़ की हड्डी बना लिया, वर्टिब्रल कॉलम बना लिया। नोटोकॉर्ड आया और फिर खत्म हो गया वो धीरे धीरे। तो हम बोलेंगे कि उसमें बैकबोन नहीं आया, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो समाप्त हो गया, गायब हो गया आने के बाद, तो वहाँ भी बैकबोन नहीं है, तो वो भी हो जाएगा हमारा इनवर्टिब्रेट्स। और जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड आगे चल करके बैकबोन बना लेता है वो हो जाएगा वर्टिब्रेट्स। तो आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये रटा होगा कि कॉर्डेट्स के अंदर वो आते हैं जिनके पास बैकबोन होता है,
जिनके पास बैकबोन होता है उसे हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। अगर आपने ऐसा याद किया हुआ है तो अपने आप को करेक्ट कर लो। जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, उसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स भी आ सकते हैं और वर्टिब्रेट्स भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉर्डेट है तो उसमें बैकबोन होगा ही होगा। मैंने आपसे कहा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट ये नोटोकॉर्ड के आधार पर बोलते हैं, ना कि बैकबोन के आधार पर बोलते हैं। बैकबोन के आधार पर हम वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। तो जो कॉर्डेट है उसके अंदर इनवर्टिब्रेट भी हो सकते हैं, वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं। अगर नोटोकॉर्ड आगे चल करके बैकबोन बना लिया तो वर्टिब्रेट हो जाएगा, अगर नहीं बनाया, आया फिर चला गया तो वो इनवर्टिब्रेट हो जाएगा। तो इनवर्टिब्रेट में हमारा प्रोटोकॉर्डेटा है। लेकिन जिनमें कभी नोटोकॉर्ड आया ही नहीं, उनमें तो बैकबोन आएगा ही नहीं, तो सारे इनवर्टिब्रेट्स हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सारे नॉन कॉर्डेट्स वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन कॉर्डेट वो वर्टिब्रेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना। अगर आपने ये रटा हुआ है कि कॉर्डेट्स यानी कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, तो अपने आप को करेक्ट कर लो। ये रहा हिंदी में, वीडियो पॉज करके आप हिंदी में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं जनरल फीचर्स के ऊपर। कॉर्डेट्स के अंदर क्या जनरल फीचर्स हमें देखने को मिलती है। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं। बॉडी इनका सेगमेंटेड है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में मैंने आपसे कहा था बॉडी सेगमेंटेड होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज के अंदर। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बंद संवहन तंत्र होगा। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होगा। उसके बाद जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे ही सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, खास करके जो वर्टिब्रेट होते हैं, कशेरुकी होते हैं। तो ये सारे जो आप फीचर्स देख रहे हो ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। हम लोगों ने जो पहले फाइला पढ़ा उन सब में भी हम लोग ये सारे फीचर्स देखते आ रहे हैं। बहुत सारे फाइल में हम लोगों ने ये सारे फीचर्स को देखे हैं। तो अंतर क्या है, एक कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में अंतर क्या है? क्योंकि ये सारे फीचर्स तो हम लोग नॉन कॉर्डेट्स के अंदर भी देखते आ रहे हैं। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में मेन अंतर क्या है? मेन अंतर ये है, ये आपको ध्यान में रखनी है। जो मेन अंतर है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ये सारे हैं। पहला है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। मैंने आपसे कहा कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके जीवन काल में कभी न कभी नोटोकॉर्ड था, कभी न कभी नोटोकॉर्ड था। हम लोगों के अंदर भी था। जब हम एक एम्ब्रियो थे, गर्भाशय में थे, तब हम लोगों के भी अंदर नोटोकॉर्ड था। लेकिन आगे चल करके यही नोटोकॉर्ड क्या बना लिया? रीढ़ की हड्डी। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, उसके जीवन काल में कभी भी नहीं होगा। उसके बाद जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। देखो जो नॉन कॉर्डेट्स थे ना, उनमें भी नर्व कॉर्ड था, लेकिन उनमें सॉलिड था, यहाँ खोखला होगा, हॉलो होगा। उनमें क्या था? वेंट्रल था, और यहाँ पर क्या होगा? डॉर्सल होगा। डॉर्सल मतलब होता है बैक साइड, पीठ वाला साइड, और वेंट्रल यानी कि आगे वाला साइड। जैसे हम लोगों का जो बैक वाला पार्ट है वो डॉर्सल हो गया, और जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है, आगे वाला भाग है, वो वेंट्रल हो गया। तो ये अंतर होता है। नर्व कॉर्ड तो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डॉर्सल होलो होता है और इसमें वेंट्रल सॉलिड होता है। उसके बाद जो ग्रसनी होता है, फेरिंग्स होता है, उसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। हम लोगों के अंदर भी जब हम एक एम्ब्रियो थे तब फेरिंग्स के अंदर परफोरेटेड गिल्स स्लिट्स थे, यानी कि ग्रसनी में क्लोम छिद्र थे। इनमें नहीं मिलेगा, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नहीं मिलेगा। उसके बाद जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल होता है। एनल का मतलब गुदा होता है, पोस्ट मतलब के बाद होता है। तो गुदा के बाद जो है एक पूंछ देखने को मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ये जो फीचर्स है ना 1, 3, 4, इन सारे ही फीचर्स के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरे जीवन काल में कभी न कभी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जीवन भर रहेगा साथ में, पूरे जीवन काल में कभी न कभी देखने को ये 3 फीचर्स मिलते ही मिलते हैं एक कॉर्डेट्स के अंदर, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये नहीं मिलते हैं। तो ये चारों फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये देखो एक पिक्चर दिखाया गया है, ये एक एम्ब्रियो का पिक्चर है। ये रहा नर्व कॉर्ड, ये रहा नोटोकॉर्ड, ये रहा गिल स्लिट्स, ये रहा पोस्ट एनल पार्ट। एक चीज आप ध्यान रखो, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होता है ये मध्य जनन स्तर से बनता है, यानी ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, और जो नर्व कॉर्ड है
ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि ये बाह्य जनन स्तर से बनता है। तो नर्व कॉर्ड बना एक्टोडर्म से, याद रखना एक्टो लिखा हुआ है, और नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें यही नोटोकॉर्ड आगे चल करके क्या बनाएगा, बैकबोन बनाएगा, रीढ़ की हड्डी बनाएगा, और यही नर्व कॉर्ड आगे चल करके ब्रेन बनाएगा, और साथ में स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड आगे चलकर क्या बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, और नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन बनाएगा, और जो इनवर्टिब्रेट होगा उसमें नहीं बनाएगा। और एक पॉइंट और यहां पर ध्यान रखो आप, ये रहा माउथ, ये रहा एनस, तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल पूरा, ठीक है, ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और उसके बाद ये रहा नोटोकॉर्ड और ये रहा नर्व कॉर्ड। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ना, ये अलग करता है, ये बांटता है नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल को। आहार नाल और तंत्रिका रज्जु को बांटने का काम करता है ये नोटोकॉर्ड। ये बीच में है, ये नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में है ये नोटोकॉर्ड। अब हम लोग आते हैं कुछ सवालों पर। हम लोग 210 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 7 पार्ट्स के अंदर। हम लोग 211 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो कोडेटा संघ के प्राणियों का मूलभूत लक्षण है, नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होगा, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। तो डी हमारा राइट आंसर। ये सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स हैं कॉर्डेट्स के। निम्न में से कौन कॉर्डेट का लक्षण नहीं है, यानी जो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जानवर आते हैं उसे कॉर्डेट बोलते हैं। तो बताना है इनमें से कौन है जो कॉर्डेट का लक्षण नहीं है। कॉर्डेट्स के अंदर ये फीचर देखने को नहीं मिलती है। रेडियल सिमेट्री, यही गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सारे सही हैं। गलत कथन चुनना है। बोला है सारे कॉर्डेट्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या ये सही है? आपने देखा जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों आ सकते हैं। कॉर्डेट्स है मतलब कभी ना कभी नोटोकॉर्ड था। अगर नोटोकॉर्ड आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम बना लिया तो वर्टिब्रेट हो गया, अगर नहीं बनाया तो वो इनवर्टिब्रेट हो गया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत कथन चुनना था ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, तो ये तो सही है। अगर वर्टिब्रेट है तो उनमें बैकबोन है, अगर बैकबोन है तो वो कहाँ से बना होगा? नोटोकॉर्ड से बना होगा। अगर नोटोकॉर्ड से बना हुआ है तो वो कॉर्डेट्स हैं। उसके बाद सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सही है, ये सही था। जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें कभी नोटोकॉर्ड आया ही नहीं। जब नोटोकॉर्ड नहीं आया तो कभी बैकबोन बना ही नहीं। जब बैकबोन नहीं बना तो वो इनवर्टिब्रेट हो गया। बोला कॉर्डेट्स में भी इनवर्टिब्रेट, बिल्कुल सही है। जो कॉर्डेट्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, ये भी सही है। तो कॉर्डेट्स के अंदर आपने देखा इनवर्टिब्रेट्स में है प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स में है वर्टिब्रेटा। तो हम लोग देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। जो प्रोटोकॉर्डेटा है के अंदर जो जानवर आएंगे वो क्या होंगे? इनवर्टिब्रेट्स होंगे, यानी इनमें बैकबोन नहीं होगा। तो देखते हैं और फीचर्स इसके अंदर क्या क्या है। ये सारे समुद्र में मिलते हैं, यानी इस ग्रुप के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जो जानवर आएंगे वो सारे मरीन होंगे, समुद्र में मिलेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा, ये सारे तो फीचर्स होंगे ही, क्योंकि कॉर्डेटा के अंदर आते हैं ना ये सारे, तो ये सारे तो फीचर्स होंगे ही। अब देखो नोटोकॉर्ड इनमें केवल लार्वल स्टेज में होता है। जब एक लार्वा होता है तभी इनमें नोटोकॉर्ड होता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। लार्वा में था, उसके बाद ये गायब हो गया, इसीलिए ये इनवर्टिब्रेट है। देखो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। बैलोनोग्लोसस, हर्डमानिया और एम्फियोक्सस। 3 एग्जाम्पल्स है, तीनों अच्छे से याद रखना, बैलोनोग्लोसस, हर्डमानिया और एम्फियोक्सस। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपने पहले कहीं और पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, तो उसमें आपने पढ़ा होगा हेमिकॉर्डेटा। ये वाला फाइलम हो सकता है आपने पढ़ा होगा। कौन सा? हेमिकॉर्डेटा। मैंने आपको यहां पर नहीं पढ़ाया हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि क्लास 9th के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो आपने जब ये हेमिकॉर्डेटा पढ़ा होगा तो इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर आपने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ये बैलोनोग्लोसस। हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर आपको ये वाला एग्जाम्पल पढ़ाया गया होगा। और हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है ना, ये नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डाला गया है। जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम है ये नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर ये डाला गया है। और हेमिकॉर्डेटा के अंदर ये वाला एग्जाम्पल आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं आपको प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर पढ़ा रहा हूं। और प्रोटोकॉर्डेटा क्या है?
ये कॉर्डेट है, कॉर्डेट के अंदर आता है, यानी कि मैं कॉर्डेट के अंदर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने कभी पढ़ा होगा हेमिकॉर्डेटा के अंदर यानी कि नॉन कॉर्डेट के अंदर इस एग्जाम्पल को। तो क्लास 9th के एनसीईआरटी में ना हेमिकॉर्डेटा के बारे में नहीं दे रखा है। ये जो एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस का, ये प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दे रखा है, यानी कि कॉर्डेट के अंदर दे रखा है। तो इस चीज़ को मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ पहले ही। ये जो हेमिकॉर्डेटा है, पहले हेमिकॉर्डेटा पहले इस प्रोटोकॉर्डेटा के ही अंदर डाला गया था, लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों को पता चला कि जिसे हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो जानवर आते हैं उनमें, वो नोटोकॉर्ड था ही नहीं, वो कुछ और ही था। तो इस हेमिकॉर्डेटा को इस प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप के अंदर से निकाल करके एक अलग फाइलम बना दिया गया और कहा कि ये नॉन कॉर्डेट है। तो यहाँ जो आप इस एग्जाम्पल को देख रहे हो, ये क्लास 9th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। हेमिकॉर्डेटा वाला आपको मिलेगा क्लास 11th के एनसीईआरटी में। प्रोटोकॉर्डेटा समूह के जंतुओं के संबंध में गलत चुने। प्रोटोकॉर्डेटा समूह के जंतुओं के संबंध में गलत चुनना है। बोला है इनमें नोटोकॉर्ड होता है, तो सही है, नोटोकॉर्ड तो था ही लार्वल स्टेज में। वर्टिब्रेट है, गलत हो जाएगा। इनवर्टिब्रेट है, सही हो जाएगा। मरीन है, सही हो जाएगा। वर्टिब्रेट तो नहीं होगा क्योंकि नोटोकॉर्ड लार्वा में था, उसके बाद गायब हो गया। निम्न में से कौन प्रोटोकॉर्डेट नहीं है? यहां मैंने लिख दिया हुआ अकॉर्डिंग टू 9th एनसीईआरटी, क्योंकि अगर मैं यहां पर ये नहीं लिखूंगा तो हो सकता है आप इसको टिक मार दोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि ये तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर आएगा, लेकिन क्लास 9th एनसीईआरटी में ये प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दे रखा है। इसीलिए क्लास 9th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताना है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी अर्चिन आपने कहाँ पढ़ा था? सी अर्चिन आपने पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा के अंदर। नोटोकॉर्ड के संबंध में क्या गलत है? यह केवल कॉर्डेट जंतुओं में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसका उदय मध्य जनन स्तर से होता है, यह भी सही है। यह तंत्रिका रज्जु और आहार नाल को अलग करती है, यह भी सही है। मेरुरज्जु का विकास इसी से होता है, ये तो गलत हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इन दोनों का विकास होता है नर्व कॉर्ड से, ना कि नोटोकॉर्ड से। तंत्रिका रज्जु से विकसित होता है। तंत्रिका रज्जु से क्या विकसित होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। डी हमारा राइट आंसर। डैश जबड़े रहित कशेरुकी है, यानी इनमें से कौन ऐसा वर्टिब्रेट है जिनके अंदर जॉ नहीं है, जो जबड़ा होता है वो नहीं है? आंसर है आपका साइक्लोस्टोमेट। साइक्लोस्टोम यहां पर लिख लेना, ठीक है। साइक्लोस्टोम यहां पर लिख लेना, यहां लिखा हुआ है ना साइक्लोस्टोम्स, तो यही तो सेम चीज आप यहां पर लिख लेना हिंदी में साइक्लोस्टोम्स। देखो आगे आप फिर से कॉर्डेट्स के अंदर हम लोगों ने देखा प्रोटोकॉर्डेटा है जो कि इनवर्टिब्रेट है, उसके बाद वर्टिब्रेट है। अब वर्टिब्रेट को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। वर्टिब्रेट्स यानी जिसके अंदर बैकबोन था उसे भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक को कहा जिसके अंदर जॉ नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा, और जिसके अंदर जॉ है, जबड़ा है, उसमें डाला गया पाइसेज को, एम्फीबिया को, रेप्टिलिया को, एव्स को और मैमेलिया को। पाइसेज के अंदर मछलियों को रखा गया है, एम्फीबिया के अंदर उभयचर, रेप्टिलिया के अंदर जो रेंगने वाले होते हैं सरीसृप, एव्स उड़ने वाले पक्षी और स्तनधारी। तो इस ऑर्डर में आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले मछली आया, मछली से उदय हुआ उभयचर का, उभयचर से उदय हुआ रेप्टिलिया का, रेप्टाइल्स का, और रेप्टाइल से उदय हुआ पक्षियां, और पक्षियां से स्तनधारी। तो वर्टिब्रेट्स को दो पार्ट्स में बांटा, एक जिसके पास जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है, दूसरा जिसके पास जबड़ा है। जिसके पास जबड़ा नहीं है उसे कहा साइक्लोस्टोमेटा। हिंदी में मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है, तो हिंदी वाले इसको देख सकते हो। साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं, यहां लिख लेना साइक्लोस्टोम्स होते हैं, ठीक है। जो यहां पर लिखा हुआ है ना साइक्लोस्टोम्स, वो आप यहां पर हिंदी में लिख लेना, साइक्लोस्टोम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। यह बाह्य परजीवी है, एक्टोपैरासाइट है। ये भी खून चूसने वाले होते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं। जो ब्लड सकिंग होते हैं उसे हम सैंग्विवोरस बोलते हैं। तो ये बाह्य परजीवी है, जैसे कि लीच था ना, जोंक बाह्य परजीवी, ब्लड सकिंग, सैंग्विवोरस, ठीक वैसे ही ये भी सैंग्विवोरस है। इनका जो बॉडी है वो ईल लाइक है, ईल मछली है, तो ईल मछली के जैसा इसका आकार है, इसके शरीर का आकार है, ये भी सही है। उसके बाद इनके स्किन पे कोई स्केल्स नहीं है, शल्क नहीं है। मछलियों के बॉडी पे शल्क होता है, यहाँ पर शल्क नहीं है। ये याद रखना, ये मछली नहीं है, ठीक है, ये फिश नहीं है। फिश के जैसा बॉडी है लेकिन ये फिश नहीं है, और बॉडी पे स्केल भी नहीं है, शल्क भी नहीं है, और मछलियों के अंदर ये खासियत है कि उनके बॉडी पर शल्क होता है।
तो ये सारे के सारे जो है ये सही है। निम्न में से कौन साइक्लोस्टोम है? डॉग फिश, हैग फिश, व्हेल, इलेक्ट्रिक रे। जो हैग फिश है ना ये है साइक्लोस्टोम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हैग फिश ये कोई फिश नहीं है, ये कोई फिश नहीं है, साइक्लोस्टोम है ये। साइक्लोस्टोम कोई मछली नहीं है, इसलिए हैग फिश कोई मछली नहीं है, लेकिन इसके नाम में देखो फिश आया हुआ है, बट ध्यान रखना यह मछली नहीं है। निम्न में से कौन जबड़ा रहित जानवर है? यानी किनके पास जॉ नहीं है, जॉ लेस है। तो जॉ लेस में कौन था? साइक्लोस्टोम्स। तो हैगफिश हम लोगों ने देखा, और एक और याद रखो लैम्प्रे। तो माइक्जीन और पेट्रोमाइजन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, माइक्जीन और पेट्रोमाइजन भी याद रखना है। तो हैगफिश और लैम्प्रे ये नाम, और ये जो नाम है वैज्ञानिक मैगजीन और पेट्रोमाइजन, ये दोनों ध्यान में रखने, दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्लास 9th के। तो बी और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ये दोनों के दोनों साइक्लोस्टोम्स हैं। अब हम बात करते हैं मछलियों के बारे में, यानी कि क्लास पाइसेस के बारे में। मछलियाँ दो प्रकार की होती है, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश जिसके अंदर अंतःकंकाल है, केवल कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, और बोनी फिश हम उसे बोलते हैं जिसका अंतःकंकाल अस्थियों का है, हड्डियों का है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कार्टिलेजिनस फिश के बारे में। जो कार्टिलेजिनस फिश है, जो उपास्थि मछली है, वो केवल आपको समुद्र में मिलेगा। उसका जो मुंह है ना वो वेंट्रल साइड होता है। ये देख लो, ये हो गया इसका डॉर्सल साइड ऊपर, ये हो गया वेंट्रल साइड। जो आप मछलियाँ खाते हो, जो भी आप लोग खाते होंगे, या फिर जो आप मछलियाँ देखते हो कहीं पर नदी पर, उसका माउथ वेंट्रल नहीं होता है, उसका माउथ टर्मिनल होता है किनारे पे, लेकिन इसका माउथ वेंट्रल है। देखो नीचे साइड है, नीचे साइड है। अभी आप देखोगे उस वाले मछली का मुंह तो आपको पता चलेगा। नेक नहीं होगा, गर्दन नहीं होगा। गर्दन आपको मिलेगा केवल बर्ड्स के अंदर और हम स्तनधारियों के अंदर, मैमल्स के अंदर। इन्हीं दोनों में, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपको गर्दन मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा, वर्टिब्रेटा के अंदर। तो गर्दन नहीं है, ऑपरक्यूलम भी नहीं है। ऑपरक्यूलम क्या है? इसके पास जो गिल्स है ना, उस गिल्स को ढकने वाला जो ढक्कन है उसे हम ऑपरक्यूलम बोलते हैं। गिल्स को कवर करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसे ऑपरक्यूलम बोलते हैं। तो ऑपरक्यूलम यहाँ नहीं है। बाह्य कंकाल पे स्केल्स हैं, शल्क है। जब मछलियाँ, जो भी आप नॉनवेज खाते होंगे, तो मछलियाँ खरीद कर जब लाते हो या फिर मछलियाँ जब बनवाते हो, जो मछलियाँ बेचता है वहाँ पर, तो उसका आप देखते होंगे पहले वो शल्क को हटाता है, तो वो बाह्य कंकाल के रूप में काम करता है, तो वो एक्सोस्केलेटन होता है। उसके बाद त्वचा पर म्यूकस ग्लैंड मिलेगा। नोटोकॉर्ड जो है इनमें जीवन भर रहता है। मैंने आपसे कहा था नोटोकॉर्ड जीवन भर रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो नोटोकॉर्ड जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना, उनमें जीवन भर रहता है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, यानी जो बाह्य कंकाल था वो शल्क था, और एंडोस्केलेटन ये उपास्थि होगा, कार्टिलेजिनस होगा। और फीचर्स देखो, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर को स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर का काम ये होता है कि मछलियों को ये डूबने से बचाता है। अगर एयर ब्लैडर नहीं है तो मछलियाँ डूब जाएंगी। इसीलिए जो कार्टिलेजिनस फिश है वो हमेशा तैरते रहती है, क्योंकि अगर वो नहीं तैरेगी तो वो डूब जाएगी। जिन मछलियों के अंदर एयर ब्लैडर होता है वो पानी में होल्ड भी कर सकती है, जिनके पास नहीं है वो हमेशा तैरते रहती है। तो एयर ब्लैडर जो है ये तैरने में ये डूबने से बचाने का काम करता है। क्लोएका उपस्थित होता है। क्लोएका क्या होता है? ये एक सामान्य द्वार होता है, कॉमन ओपनिंग होता है। कॉमन ओपनिंग होता है जहाँ से यूरिन भी बाहर आएगा, जहाँ से फिसेज भी बाहर आएगा, जहाँ से गैमीट्स भी बाहर आएंगे। यानी एक ऐसा द्वार है क्लोएका, जिनके अंदर एनस नहीं होता है ना, उनके अंदर आपको क्लोएका मिल जाएगा। मैं इसमें बात कर रहा हूँ, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो एनस नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्लोएका है। क्लोएका एक सामान्य द्वार है, कॉमन ओपनिंग है, जहाँ से उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर आएगा, अपचित खाना भी बाहर आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड, और जहाँ से जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे वो भी बाहर आएगा, जेनेटल प्रोडक्ट्स होंगे वो भी बाहर आएगा। तो ये एक सामान्य द्वार है। तो इनमें क्लोएका उपस्थित है। रेस्पिरेशन गिल से होगा, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश हो चाहे बोनी फिश हो। पेल्विक फिन जो होता है, हम मेल की बात कर रहे हैं। मछलियों में जो मेल होगा, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जो मेल होगा उसमें क्लैस्पर होगा।
क्लैस्पर को आप ऐसा बोल सकते हो जैसे हम मनुष्यों में पेनिस है ना, मेल के अंदर पेनिस है, शिश्न है, वैसे ही आप इसका पेनिस मान लो। जो क्लैस्पर है ये कार्टिलेजिनस फिश के अंदर जो मेल होता है उसका एक तरह से पेनिस है, जो कि संबंध बनाने में मादा के साथ शामिल होता है। तो ये यहाँ से एसएससी में सवाल पूछा जा चुका है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, असमतापी होते हैं, इसी को पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं या फिर एक्टोथर्मिक बोलते हैं, एक्टोथर्मिक बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है। बाहर का टेम्परेचर अगर गर्म है तो इनका बॉडी गर्म हो जाएगा, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो इनका बॉडी ठंडा हो जाएगा। यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, इसीलिए ये असमतापी है। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्स होगा, चाहे वो कोई भी फिश हो, कार्टिलेजिनस हो या फिर बोनी हो। उत्सर्जी पदार्थ किडनी होगा, उत्सर्जन किडनी से होगा। आप सीधा याद रखो, जो मछलियां हैं, जो एम्फीबियंस होंगे, जो रेप्टाइल्स होंगे, जो बर्ड्स होंगे और जो मैमल्स, इन सब में ना उत्सर्जन के लिए जो उत्सर्जी संरचना है वो किडनीज ही होती है। सीधा आप यहाँ पर ध्यान में रखो। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, ये यूरियोटैलिक होते हैं, यानी उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिया है। अब सवालों देखते हैं। उपास्थील मछली नहीं है, बताना है इनमें से कौन है। उपास्थील मछली डॉग फिश है यानी कि शार्क, इलेक्ट्रिक रे है, स्टिंग रे है। ये सारे के सारे ये 3 जो है ये कार्टिलेजिनस फिश के उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एसएससी में यहाँ से खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। डी हमारा राइट आंसर। जो फ्लाइंग फिश है वो बोनी फिश है। फ्लाइंग फिश का मतलब ये नहीं कि ये उड़ती है मछलियाँ, लंबे लंबे ये छलांग लगाती है ऐसे जैसे कि ये उड़ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये उड़ती नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लो कार्टिलेजिनस फिश के अंदर कौन कौन से हैं। एक तो बताया मैंने शार्क यानी कि डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन तो ये भी ध्यान में रखें, डॉग फिश। सॉ फिश हो गया, टॉर्पीडो यानी कि इलेक्ट्रिक रे, ये करंट प्रोड्यूस करती है यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक देती है, ठीक है, ये करंट प्रोड्यूस करती है, विद्युत झटके देती है ये, इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। स्टिंगरे इनके अंदर पॉइजनस स्टिंग होता है, यानी जहरीला डंक होता है। उसके बाद ग्रेट वाइट शार्क। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एसएससी के परीक्षा में खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। मछलियों के संबंध में गलत है। मछलियाँ की जो त्वचा होती है शल्क से ढकी होती है, सही है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, सही है। 2 चैम्बर्ड हार्ट मतलब एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, एक आलंद है और एक निलय है। पूरे बॉडी पार्ट से, मछलियों के पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल ब्लड को भेज देगा वेंट्रिकल में, यानी कि यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेंट्रिकल ये भेज देगा ब्लड को गिल्स के पास, गिल्स के पास भेज देगा, यानी जो वेंट्रिकल ब्लड भेजा गिल्स के पास वो भी डीऑक्सीजनेटेड था। फिर गिल्स इसमें ऑक्सीजन को भरेगा और पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा, यानी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा गिल्स के बाद। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो मछलियों का जो हृदय है उसने कौन सा ब्लड को पंप किया, उसने ब्लड को पंप किया डीऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध रक्त को पंप किया गिल्स के पास। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना आप कि मछलियों का जो हृदय होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। रेस्पिरेशन गिल्स से होगा, सही है। बोला है समतापी होती है, वार्म ब्लडेड, गलत हो जाएगा। वार्म ब्लडेड नहीं होता मछली, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इच्थियोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी आप बोल सकते हो। सोरोलॉजी होता है छिपकलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, हर्पिटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन, रेप्टाइल्स के स्टडी को बोलते हैं हर्पिटोलॉजी। अब हम देखते हैं बोनी फिश के बारे में, आस्थिल मछली के बारे में। बोनी फिश मैंने किसे कहा, जिसका अंतःकंकाल हड्डियों का होता है। तो जो बोनी फिश होते हैं ये आपको समुद्र के पानी में और ताजे पानी में, यानी कि नदी के पानी में और समुद्र में, दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगी। इनका माउथ टर्मिनल होता है। उसमें क्या था, वेंट्रल था, उसमें माउथ नीचे की तरफ था, इसमें देखो टर्मिनल है, किनारे पर है। ये अंतर होता है माउथ के अंदर इन दोनों मछलियों में। गर्दन नहीं मिलेगा। ऑपरक्यूलम इसमें होगा, इसमें गिल्स को कवर करने के लिए कवर होगा जिसे हम लोग ऑपरक्यूलम बोलेंगे। एक्जोस्केलेटन स्केल्स होंगे यहाँ भी। म्यूकस ग्लैंड स्किन पर यहाँ भी मिलेगा आपको।
एंडोस्केलेटन यहाँ बोन्स होंगे, वहां पर क्या था, कार्टिलेज, यहां पर हड्डी, अस्थि। और क्या देखते हैं, एयर ब्लैडर यहां पर होगा, उसमें एयर ब्लैडर नहीं था, इसलिए जो कार्टिलेजनस फिश है उन सबको तैरते रहना होता है। लेकिन जो बोनी फिश है इनमें एयर ब्लैडर होता है, तो ये पानी के अंदर रुक सकते हैं एक जगह पर, इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तैरते रहें। तो एयर ब्लैडर बोनी फिश के अंदर होता है। एनस इसमें होगा, जो आपने कार्टिलेजनस वाला में देखा था उसमें एनस नहीं था, उसमें क्या था, क्लोएका था, लेकिन यहाँ पर एनस होगा। यानी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पर खत्म होगा, एनस पे जाकर के खत्म होगा। उसमें क्या था, एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका पर जाकर के खत्म होगा। गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा, श्वसन। उसके बाद क्लैस्पर इसमें नहीं होगा, क्लैस्पर इसमें नहीं होगा। कार्टिलेजनस वाला में देखा था आपने कि मेल के अंदर क्लैस्पर था, जो कि आप उसका पेनिस बोल सकते हो आप। यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पेनिस जैसी संरचना थी, तो वहाँ पर जो निषेचन था वो अंतः निषेचन था, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल होगा, बाह्य निषेचन होगा। समतापी है, गर्म ठंडे खून वाले हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, किडनी मिलेगा, उत्सर्जित संरचना, और अमोनोटैलिक होते हैं ये, यानी कि ये अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, जबकि कार्टिलेजनस फिश वो यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा जानने को, जो आपने पहले इससे नहीं पढ़ा होगा। तो मैं सिर्फ रेलवे के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। और एसएससी के परीक्षा में ना काफ़ी डीप सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, इसीलिए मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूँ। अगर हम बात करें 2018 के रेलवे परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, बहुत ही आसान पूछे गए हैं कि गर्म खून वाले कौन हैं, कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं, बस यही सब पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। लेकिन एसएससी के परीक्षा में काफ़ी डीप सवाल पूछे गए हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लो बोनी फिश के अंदर। बोनी फिश ये समुद्र में मिलेंगे, समुद्र के अंदर देख लो फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस यानी कि समुद्री घोड़ा, याद रखना समुद्री घोड़ा ये मछली है, बोनी फिश है। बॉम्बे डक, डक का मतलब बतख होता है, तो बॉम्बे डक ये कोई बर्ड नहीं है, पक्षी नहीं है, ये मछली है। उसके बाद एंगलर फिश, लायन फिश, ट्यूना, कॉड फिश। लायन फिश ये जहरीली मछली है, लायन फिश ये जहरीली मछली है। स्कॉर्पियन फिश, उसके बाद स्टोन फिश, ये तीनों के तीनों जहरीली मछली है, जिसमें कि स्टोन फिश सबसे ज़्यादा जहरीली मछली है। मछलियों में जो सबसे जहरीली है वो है स्टोन फिश। उसके अलावा लायन फिश, स्कॉर्पियन फिश, ये सारे जहरीली मछलियां हैं। फ्रेश वाटर में रोहू मछली, लोबियो रोहिता वैज्ञानिक नाम, रोहू खाते भी हैं लोग इसे। कातला, मागुर, क्लाइंबिंग पर्च, ये सारे हो गए नदियों में पाई जाने वाली मछलियाँ। घरों में सजाते भी हैं एक्वेरियम में, उसमें बिट्टा यानी कि फाइटिंग फिश और एंजल फिश। नदी में पाई जाने वाली मछली है डॉग फिश, ये कार्टिलेजनस फिश है। इलेक्ट्रिक रे कार्टिलेजनस फिश है। स्टिंग रे कार्टिलेजनस फिश है। तो ये सारे मरीन हो जाएंगे, क्योंकि सारे कार्टिलेजनस फिश मरीन होते हैं। लोबियो रोहिता यानी कि रोहू, ये फ्रेश वाटर फिश है। डैश मछलियों और उभयचरों के बीच संयोजक करी है। इनमें से कौन है जो मछलियों और उभयचर के बीच संयोजक करी है? आंसर हो जाएगा आपको प्रोटोटीरस। कैट फिश, मॉस्किटो फिश, हिप्पोकैम्पस, ये सारे के सारे बोनी फिश हैं। मछली और उभयचर के बीच की जो संयोजक करी है वो है लंग फिश, प्रोटोटीरस। जो लंग फिश होते हैं ना, वो पानी से बाहर भी जिंदा रह सकते हैं, यानी जो कीचड़ वाला जो जगह होता है, मडी एरिया जो होता है, जो मडी एरिया होता है, उनमें ये लंग फिश जिंदा रह सकते हैं। निम्न में से कौन एक मछली है? जेली फिश, ये तो निडेरियन है। वेल, ये स्तनधारी है। सिल्वर फिश, ये तो कीट है, इंसेक्ट है, आपने पढ़ा था। सैल्मोन, ये मछली है। निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? कौन ट्रू फिश नहीं है? शार्क, ये ट्रू फिश है। सिल्वर फिश, ये इंसेक्ट है, ईल मछली है। सी हॉर्स भी मछली है, बोनी फिश है। तो बी हमारा राइट आंसर। कॉड किसकी प्रजाति है? कॉड आपने देखा था बोनी फिश के अंदर, मरीन फिश। शार्क लगातार पानी में तैरती रहती है क्योंकि इनमें डैश अनुपस्थित होता है। शार्क लगातार पानी में तैरती रहती है, अगर नहीं तैरेगी तो वो डूब जाएगी क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है एयर ब्लैडर। एसएससी का ये सवाल है पूछा हुआ। वायु आशय उपस्थित है, एयर ब्लैडर बताना है इनमें से किसमें प्रेजेंट है। तो आप ये चेक कर लो कि कौन कार्टिलेजनस फिश है, कौन उपास्थल मछली है। डॉग फिश कार्टिलेजनस है। हैग फिश तो मछली है ही नहीं, ये तो साइक्लोस्टोम है, ये तो होगा ही नहीं।
ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक रे कार्टिलेजिनस फिश है, ये भी नहीं होगा। फ्लाइंग फिश, डी हमारा राइट आंसर है, ये बोनी फिश है, इसमें होगा। नर शार्क में क्लैस्पर जुड़ी होती है, जो नर शार्क है उनमें क्लैस्पर जुड़ी होती है पैल्विक फिन से। कई तरह के फिन होते हैं, एनल फिन, पैल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, वेंट्रल फिन। तो कौन से फिन होते हैं ये याद नहीं रखना है आपको। पैल्विक फिन के बारे में याद रखो कि जो मेल होते हैं कार्टिलेजिनस फिश उनमें क्लैस्पर जुड़ी हुई होती है पैल्विक फिन से। शार्क के संबंध में गलत चुने, ये शिकारी होते हैं। तो सिर्फ शार्क ही नहीं, जो भी कार्टिलेजिनस फिश होते हैं ना वो सारे शिकारी होते हैं, खतरनाक शिकारी होते हैं। इसके चुंगल में जो आ गया समझो वो गया। तो काफ़ी खतरनाक, काफ़ी डेंजर प्रेडेशियस होते हैं, ये शिकारी होते हैं। माउथ तो आपने देखा कि वेंट्रली होता है। इनमें नोटोकॉर्ड जीवन भर रहता है, ये भी सही है। बोला है कि जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है, तो गलत हो जाएगा। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, तभी तो ये कार्टिलेजिनस फिश है। निम्न में से कौन शिकारी मछली है? शिकारी मछली वो होते हैं जो कार्टिलेजिनस होते हैं, प्रेडेशियस। तो जो 100 फिश है ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक मछली है? सी हेयर, समुद्री खरगोश। समुद्री खरगोश ये आपका है मोलस्क। मोलस्का फाइलम के अंदर आते हैं ये, तो मोलस्क ध्यान में रखिएगा। समुद्री खरगोश ये मोलस्क है। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा ये है बोनी फिश। समुद्री चूहा, समुद्री चूहा आपने पढ़ा था एनेलिडा फाइलम में, तो ये है एनेलिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबसे जहरीली मछली कौन है? सबसे जहरीली मछली मैंने आपसे कहा स्टोन फिश। अब है वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले कौन है जो जमीन से, जो जल से जमीन पर आए, ठीक है, जो जल से जमीन पर आए, वो है उभयचर। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई मछली कूद करके जल से जमीन पर आ गई तो वही सबसे पहले जमीन पर आए। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि कौन है जो इवॉल्व होकर के आए। पहले वो एक्वेटिक थे, बाद में इवॉल्व होकर के वो जमीन पर आए, तो वो है एम्फीबियन यानी कि उभयचर। उभयचर शब्द का मतलब क्या होता है? उभयचर शब्द का मतलब होता है डुअल मोड ऑफ लाइफ, यानी कि ये दो तरह का जीवन जी सकते हैं, एक एक्वेटिक और दूसरा टेरेस्ट्रियल। हम लोग अब उभयचर के बारे में देखते हैं। मछलियों के बारे में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सवालों को कर चुके हैं। अब क्लास एम्फीबिया को पढ़ाते हैं। ये भी वर्टिब्रेटा के अंदर ये क्लास एम्फीबिया आता है। फ्रेश वाटर में मिल जाएगा आपको और ज़मीन पर मिलेगा। ज़मीन पर भी जहाँ नमी होती है वहाँ पे। कोई भी एम्फीबियन जो है, कोई भी उभयचर ये समुद्र में नहीं मिलेगा। ये भी ठंडे खून वाले होते हैं। देखो पक्षी और स्तनधारी यानी कि बर्ड्स और मैमल्स केवल यही होते हैं गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। इसके अलावा मछली हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल, ये सारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो ये भी ठंडे खून वाले हैं, यानी इनका भी बॉडी टेम्परेचर जो है वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। गर्दन यहाँ भी नहीं मिलेगा, मैंने आपसे कहा केवल बर्ड्स और मैमल्स में आपको मिलेगा। 4 पैर होते हैं, ध्यान में रखिएगा, 4 पैर होते हैं। जो उभयचर होते हैं उनमें 4 पैर होते हैं, यानी कि टेट्रापोड होते हैं। टेट्रा यानी कि 4 पोड मतलब पैर, टेट्रापोड होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद के रूप में आपको ध्यान में रखना है। लिम्बलेस एम्फीबियन, इक्थायोफिस या फिर इचथायोफिस, ध्यान में रखिएगा। एसएससी में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है पहले ही। उभयचर के पास 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं अपवाद के रूप में जिनमें पैर नहीं है, वो है इचथायोफिस। एग्जाम्पल ये आप देखो, ये है इचथायोफिस, इनमें पैर नहीं है। देखने में सांप जैसे लगते हैं ये, लेकिन ये सांप नहीं है। म्यूकस ग्लैंड यहाँ भी मिलेगा, मछलियों में भी था। स्केल्स यहाँ पर नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है एसएससी में। स्केल्स नहीं मिलेगा, शल्क आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। मछलियों में आपने देखा था शल्क था, यहाँ पर आपको शल्क नहीं मिलेगा, केवल एपोडा को छोड़ करके अपवाद के रूप में। एपोडा मतलब जिसके अंदर पैर नहीं है, जैसे कि यहाँ इचथायोफिस, ये एपोडा है, इनके पास पैर नहीं है, तो इनमें शल्क मिलेगा। बाकी जो उभयचर है उनमें शल्क नहीं मिलेगा। एंडोस्केलेटन की अगर बात करें, अंतःकंकाल, तो यहाँ भी हड्डियों का है। उसके बाद देखो ट्रू टंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो उभयचर है उनमें वास्तविक जीव देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, इचथायोफिस। इचथायोफिस के पास जीव नहीं है। तो इचथायोफिस के बारे में 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एक तो इनके पास पैर नहीं है और दूसरा इनके पास जीव नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ क्लोएका मिलेगा आपको।
क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है जहाँ से ये उत्सर्जन का काम करेंगे, जहाँ से ये अपचित खाना को बाहर निकालेंगे, जहाँ से ये गैमेट्स को भी बाहर निकालेंगे। रेस्पिरेशन यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन के बारे में ध्यान में रखिएगा। गलफरे के जरिए भी सांस लेते हैं, फेफड़ों के जरिए भी सांस लेते हैं, और मॉइस्ट स्किन यानी कि नम त्वचा से भी सांस लेते हैं। गिल से सांस लेना ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग से सांस लेना पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फुफ्फुसीय श्वसन, मॉइस्ट स्किन से सांस लेना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये इन तीनों ही संरचनाओं से सांस लेते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, त्रिकक्षीय हृदय आपको यहाँ पर मिलेगा। बर्ड्स के अंदर आपने देखा था 2 चैम्बर्ड, यहाँ 3 कक्षीय है, मतलब 2 ऑरिकल है, 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है। तो इसमें ब्लड सप्लाई देखो कैसे होता है, 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। तो पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये आएगा राइट ऑरिकल में, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ये आएगा इस वेंट्रिकल में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आया, फिर लंग्स से, स्किन से और गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर इस लेफ्ट ऑरिकल से इस वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों मिक्स हो गया, ये ब्लड मिक्स हो गया और तब जाकर के ये ब्लड पंप होगा पूरे बॉडी पार्ट में। तो यहाँ जो ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, वो मिक्स्ड ब्लड है, लेकिन मछलियों के अंदर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन यहाँ मिक्स्ड है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल पहले ही, कि ये मिक्स्ड ब्लड पंप करता है उभयचर के अंदर जो हार्ट होता है। सिर्फ उभयचर नहीं, रेप्टाइल्स के केस में भी आप ध्यान में रखेंगे, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो यहाँ भी मिक्स्ड ब्लड को पंप किया जाएगा। क्रेनियल नर्व्स इसमें 10 जोड़ी है, जो कपाल तंत्रिकाएं हैं 10 जोड़ी है, ये भी ध्यान में रखो आप। कपाल तंत्रिकाएं कहने का मतलब जो तंत्रिका हमारे कपाल से निकलती है, क्रेनियम से निकलती है, या फिर जो तंत्रिका हमारे कपाल में जाकर के एंटर करती है, घुसती है, उसे हम कपाल तंत्रिका बोलते हैं। एक्सक्रीशन उत्सर्जित संरचना, यहाँ भी किडनी है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में किडनी है। जो लार्वा होगा वो अमोनिया को उत्सर्जित करेगा, जो एडल्ट होगा वो यूरिया को उत्सर्जित करेगा। एकलिंगी होते हैं, मादा नर मादा अलग अलग होते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बाह्य निषेचन होगा केवल सैलमेंडर को छोड़ करके। ये है सैलमेंडर, तो सैलमेंडर में क्या होगा, अंतः निषेचन होगा, बाकी सारे जो उभयचर हैं उनमें बाह्य निषेचन। और ज़्यादातर ओवी पैरस होते हैं, ज़्यादातर अंडे देने वाले होते हैं, अधिकांश अंडे देने वाले होते हैं, और अधिकांश में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। इसके बाद आप देखोगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में अंतः निषेचन होता है। उभयचर में बाह्य निषेचन होता है, बोनी फिश में बाह्य निषेचन होता है, और जो कार्टिलेजिनस फिश है उसमें अंतः निषेचन होता है। एग्जाम्पल्स देख लो आप, ब्यूफो यानी कि इंडियन टोड, राना टिगरी नाम बोलते हैं ना, तो वो इंडियन फ्रॉग होता है। हाइला ट्री फ्रॉग यानी कि ये पैरों पर ज़्यादातर रहता है। जो जानवर ज़्यादा समय पैरों पर बिताता है, ट्रीज के ऊपर बिताता है, जो जानवर ज़्यादा समय पैरों पर रहकर के बिताता है उसे हम आर्बोरियल बोलते हैं। आर्बोरियल, यहाँ से भी एसएससी में पूछा जा चुका है सवाल। सैलमेंडर यानी कि इनमें अंतः निषेचन। उसके बाद लिम्बलेस एम्फीबियन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इचथायोफिस, एम्फीब्यूला, ये जो एम्फीबियन है, उभयचर है, इनके पास सबसे बड़ा आरबीसी है। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो आरबीसी है वो एम्फीमा के पास है, ये उभयचर है। उसके बाद रैकोफोरस, ये फ्लाइंग फ्रॉग है, उड़ने वाला मेढक है, हालांकि ये उड़ता नहीं है, लंबे लंबे छलांग लगाता है, ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है, तो ये फ्लाइंग फ्रॉग हम इसे बोलते हैं, रैकोफोरस। वृक्ष पर रहने वाला उभयचर है हाइला। डैश जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, तो एम्फीबियन उभयचर। अधिकांश उभयचर में डैश जोड़ी पैर है, अधिकांश उभयचर में जोड़ी में पूछा है तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये टेट्रापॉड होते हैं। लेकिन लिम्बलेस आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, इचथायोफिस, ना तो लिम्ब है और ना ही टंग है।
निम्न में से कौन पाद और जीव रहित उभयचर है? तो यही मैंने आपसे कहा, इक्थायोफिस बोल दो या फिर इचथायोफिस बोल दो, इसी को ब्लाइंड वर्म कहा जाता है। बी हमारा राइट आंसर। उभयचर में श्वसन डैश द्वारा होता है, मॉइस्ट स्किन द्वारा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, गिल्स द्वारा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स द्वारा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इनमें से सभी। उभयचर के हृदय में डैश कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं उभयचर और सरीसृप के हृदय में। उभयचर के संबंध में गलत है, स्केल लेस होते हैं, बिल्कुल सही है। म्यूकस ग्लैंड होते हैं स्किन पे, ये भी सही है। ओवी पैरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ये भी सही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन गलत हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन केवल सैलामेंडर में होता है, बाकी सब में एक्सटर्नल होता है। डी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? निम्न में से इनमें से कौन उभयचर नहीं है? हाइला उभयचर है, टोड उभयचर है, सैलामेंडर उभयचर है, सी हॉर्स ये बोनी फिश है। डैश समुद्र में नहीं पाया जाता, इनमें से कौन है जो समुद्र में नहीं पाया जाता? रेप्टाइल्स मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा, मैमल्स मिल जाएंगे, एम्फीबियन नहीं मिलेगा। पहला कशेरुकी जंतु जिसमें वास्तविक जीव उपस्थित था, पहला कशेरुकी जंतु जिसमें वास्तविक जीव उपस्थित था, ट्रू टंग देखने को मिला, पहला कौन सा वर्टिब्रेट है? ये कौन सा है? एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग। डैश को छोड़कर उभयचर में बाह्य निषेचन होता है, एक्सेप्ट सैलामेंडर्स। एम्फीबियन के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। पूरे जंतु जगत में डैश के पास सबसे बड़ा आरबीसी होता है। सबसे बड़ा आरबीसी मैंने आपसे कहा ये किस में होता है? एम्फीब्यूला नहीं है, काट दो इसको यहां पर, एम्फ्यूमा है, ठीक है, एम्फ्यूमा। पूरे जंतु जगत में सबसे बड़ा जो आरबीसी है वो एम्फ्यूमा के पास है, तो ये एम्फ्यूमा आप लिख लेना। डी हमारा राइट आंसर हो जाता। अंडप्रजक जानवर जिसमें अप्रत्यक्ष विकास होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो भी अंडप्रजक होते हैं, वो भी ओविपैरस होते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि इनमें लार्वल स्टेज नहीं होता है। जो रेप्टाइल है वो भी ओविपैरस है, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जो एम्फीबियन है वो ओविपैरस है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जो कार्टिलेजिनस फिश है उनमें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हमसे पूछा है अंडे देने वाला हो और अप्रत्यक्ष विकास हो, यानी कि लार्वल स्टेज हो, तो ये हो जाएगा उभयचर। निम्न में कौन मेढक का एक लार्वा है? जानते हो आप, टेडपोल। अब हम आते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर क्लास रेप्टिलिया में। मछलियों से आया उभयचर, उभयचर से आया रेप्टाइल्स। तो जो अधिकांश रेप्टाइल्स होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, ये भी ठंडे खून वाले होते हैं। गर्दन यहाँ भी नहीं है, ये भी टेट्रापोड होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये भी 4 पैर वाले होते हैं, टेट्रापोड होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। लेकिन जितने भी सांप है ना, उन सब के पास पैर नहीं है। और कुछ लिजर्ड है, कुछ छिपकलियां हैं जिनमें पैर नहीं मिलेगा, और सारे के सारे सांप में आपको पैर नहीं मिलेगा। बाकी रेप्टाइल्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इनमें 4 पैर होते हैं, लेकिन सांप और लिजर्ड में, कुछ लिजर्ड में, सारे में नहीं, कुछ लिजर्ड में हम लोग आगे देखेंगे किसमें, कुछ लिजर्ड में पैर नहीं होते हैं। जैसे कि स्नेक, ग्लास स्नेक, यहाँ स्नेक भले ही लगा हुआ है लेकिन ये स्नेक नहीं है, सांप नहीं है, ये छिपकली है। तो ग्लास स्नेक है, इनमें पैर नहीं है। उसके बाद इनके स्किन पर कोई ग्लैंड नहीं मिलेगा। मछलियों में था, एम्फीबियन में था, यहाँ नहीं मिलेगा। बाह्य कंकाल यहाँ भी शल्क है, एम्फीबियन में शल्क नहीं था, उभयचर में शल्क नहीं था, यहाँ भी शल्क मिलेगा। सांप का केंचुआ आप जानते हो, वो भी वही होता है शल्क। जो अंतः कंकाल है यहाँ भी क्या है? हड्डी है, अस्थि है। ये देखो, ये है डायनासोर। डायनासोर अब विलुप्त हो चुका है, डायनासोर अब विलुप्त हो चुका है, लेकिन डायनासोर ये रेप्टाइल था, डायनासोर ये रेप्टाइल था। क्लोएका मिलेगा यहाँ पर, लंग्स के थ्रू यहाँ पर सांस लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू। अब आगे जो भी है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे लंग्स से ही सांस लेते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा जैसा कि उभयचर में था, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे किन किन में 4 चैम्बर्ड होता है। आरबीसी यहाँ न्यूक्लिएटेड होगा, ये भी जान लो आप। आपने पढ़ा फिश, आपने पढ़ा एम्फीबियन, पढ़ रहे हैं हम लोग अभी रेप्टाइल, फिर पढ़ेंगे बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ तक अगर हम मैमल्स को छोड़ दें तो बाकी सारे जो भी हैं उनमें जो आरबीसी है उनमें न्यूक्लियस है, लेकिन एम्फीबियन हम लोगों के या फिर जो भी स्तनधारी है उनमें, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। किडनी से उत्सर्जन होगा। जो जमीन पर रहते हैं रेप्टाइल,
वो होते हैं यूरिकोटैलिक, यानी कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड ये सेमी सॉलिड होता है, यानी ये पानी में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, लेकिन एक पेस्ट के जैसा होता है। और जो पानी में रहते हैं वो यूरियोटैलिक। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व यहाँ होगा, आपने पढ़ा उभयचर में, और मछलियों में 10 पेयर। ज़्यादातर ये अंडभ्रजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। नर मादा अलग अलग होते हैं। अंतःनिषेचन होगा और प्रत्यक्ष विकास होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। उभयचर में आपने इनडायरेक्ट देखा था। अब देखो रेप्टाइल के अंदर कछुआ देखते हैं पहले। कछुआ, टर्टल्स, टर्टोइज, टेरापिन, इन सब को हिंदी में कछुआ ही बोलते हैं। टर्टल्स जो कि समुद्र में मिलेगा, टेरापिन जो कि ताजे पानी में, नदी के पानी में, टर्टोइज जो कि जमीन पर मिलेगा। अब इन सब में क्या खासियत है? इनके पास दांत नहीं है। रेप्टाइल्स के पास दांत होते हैं, लेकिन इनके पास दांत नहीं है, और इनका जो जीवन अवधि है वो सबसे अधिक होता है। कछुआ में आपने सुना होगा 300 से 400 वर्ष। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आते हैं, कभी किसी एग्जाम में 300-400 आ जाएगा, कभी किसी एग्जाम में 150 आ जाएगा। सबसे अधिक इनका जीवन काल होता है 150 वर्ष से अधिक होता है, 300-400 वर्ष तक भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलस ये वैज्ञानिक नाम हो गया। वैज्ञानिक नाम में भी ये केवल जीनस का नाम है, स्पीशीज का नाम नहीं है, यानी कि पूरा नाम नहीं है। क्रोकोडाइलस यानी कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, उसके बाद गैवियलिस यानी कि घड़ियाल। इन सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन इन तीनों के केस में याद रखिएगा अच्छे से 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि 2 ऑरिकल होगा, 2 वेंट्रिकल होगा। बाकी सब में क्या होगा? 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। अब देखते हैं छिपकली के बारे में। घरों में जो आप छिपकलियाँ देखते हो दीवारों पर, उसे बोलते हैं हाउस लिजर्ड या फिर वॉल लिजर्ड। वैज्ञानिक नाम हेमीडैक्टाइलस। हेमीडैक्टाइलस। उसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदलना, आपने सुना होगा किसी के जुबान से कि वो इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो जो गिरगिट होता है वो होता है कैलोटिस। कैलोटिस, इसे हम गार्डन लिजर्ड भी बोलते हैं, इसी को गिरगिट बोलते हैं। ये अपने स्किन का कलर चेंज कर सकता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो टेट्रापोड होते हैं, 4 पैर होते हैं। उनमें कुछ अपवाद के रूप में ध्यान में रखना है, जिनमें पैर एक भी नहीं होता। एक तो मैंने आपसे सांप कहा सारे के सारे, और ग्लास स्नेक ये लिजर्ड है। ग्लास स्नेक याद रखना, स्नेक लगा हुआ है, लेकिन ये ट्रू स्नेक नहीं है, वास्तविक सांप नहीं है। एसएससी में पूछा जा चुका है। आप बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो, सारे के सारे एसएससी में ही पूछे जा चुके हैं, बाकी सारे एग्जाम में। मैंने आपसे कहा ना एसएससी में काफ़ी डीप सवाल पूछे गए इस चैप्टर से। तो ग्लास स्नेक ये लिजर्ड है, छिपकली है, बिना पैर वाला, एपोडा है ये, एपोडा। उसके बाद आपने देखा होगा मेढक, लंबे जुबान वाले मेढक, टीवी में आपने देखा होगा। इनके पास लंबी पूंछ भी है। तो इसका वैज्ञानिक नाम कैमिलियन। कैमिलियन ये ट्री लिजर्ड है, यानी ये भी आर्बोरियल हो गए, जो पेड़ों पर रहते हैं, आर्बोरियल। उसके बाद हेलोडर्मा। हेलोडर्मा, जितनी भी छिपकलियाँ होती है ना, उसमें एकमात्र छिपकली है जो जहरीली है, पॉइजनस है, वो है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा एकमात्र जहरीली छिपकली है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी छिपकली है वो है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन ये लार्जेस्ट लिजर्ड है। अब आते हैं सांप के ऊपर। सांप में भी सबसे पहले देखते हैं जो जहरीले हैं, विषैले हैं। तो वाइपरा, वाइपर। उसके बाद बंगैरस, बंगैरस जिसे हम लोग क्रैत बोलते हैं, क्रैत जहरीला सांप। नाजा, नाजा यानी कि कोबरा। कोरल स्नैक, सी स्नैक, रेटल स्नैक, ये सारे के सारे जहरीले सांप हैं। अब आ जाओ जो जहरीले नहीं हैं, पाइथन, अनाकोंडा। आपने देखा होगा मूवी, अनाकोंडा जो सांप है वो अजगर सांप है, यानी अजगर के जाति का ही है। सैंड बोआ, ट्री स्नेक, ब्लाइंड स्नेक, रैट स्नेक, ग्रास स्नेक, वुल्फ स्नेक, एक बार पढ़ लेना। ये सारे जो है वो जहरीले सांप नहीं है। एसएससी में पूछा जा चुका है यहाँ से सवाल। जितने भी सांप हैं उनमें सबसे जहरीला सांप है किंग कोबरा। सबसे लंबा जो सांप है वो है एनाकोंडा, पाइथन के अंदर जो एनाकोंडा है। जो इंडिया में किंग कोबरा है वो पूरी दुनिया का एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। इंडियन किंग कोबरा पूरी दुनिया का मात्र एक सांप है जो घोंसला बनाता है। सांपों के बारे में देख लो। मैंने आपसे कहा जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 4 पैर होते हैं, लेकिन सांप के पास कोई पैर नहीं है। सांप के पास स्टर्नम नहीं है। सांप के पास स्टर्नम नहीं है,
यानी इनके पास जो भी पसलियाँ हैं, जो भी रिब्स हैं वो फ्लोटिंग हैं। हमारे बॉडी की अगर बात करें तो हमारे अंदर 24 पसलियाँ हैं, यानी कि 12 जोड़ी। 12 जोड़ी में जो 11th पेयर है और जो 12th पेयर वाली रिब्स हैं वो फ्लोटिंग है, क्योंकि वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है। बैक साइड से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे से स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है। तो जो रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो क्योंकि सांप में स्टर्नम नहीं है तो सारे के सारे रिब्स फ्लोटिंग हो गए हैं। यही कारण है कि ये अपने से भी बड़े साइज वाले जानवरों को निगल जाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। आपने देखा होगा मेढक को खाते हुए, चूहों को खाते हुए, नहीं देखा होगा तो सुना होगा। तो ये कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये जो आप सांप देख रहे हो ये है वाइपर। निम्न में से कौन सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? टॉर्टोइज, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे, इनमें से कोई नहीं है जो सरीसृप वर्ग के नहीं है। सरीसृप के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, इच्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और हर्पिटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप के संबंध में गलत कथन चुनना है। रेस्पिरेशन लंग से होता है, हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड होता है, गलत हो जाएगा। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्केल्ड स्किन होता है, सही है। त्वचा पर शल्क होता है, स्केल होता है। सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4। एलिगेटर, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, इन सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बाकी सारे में 3 चैम्बर्ड होते हैं। बी हमारा राइट आंसर। दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है हेलोडर्मा। ड्रैको ये फ्लाइंग फ्रॉग है, फ्लाइंग लिजर्ड है। ये फ्लाइंग लिजर्ड है। और हेमिडेक्टाइलस ये जो घरों में दीवारों पर छिपकली होती है वो है। रंग बदलने वाली छिपकली है गिरगिट, यानी कि गार्डन लिजर्ड। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है कोमोडो ड्रैगन। ग्लास स्नेक, क्या ये सांप है? नहीं है, ये है लिजर्ड में भी लिम्बलेस। छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। इच्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, हर्पिटोलॉजी रेप्टाइल्स के स्टडी को, यानी कि सरीसृप के अध्ययन को। साधारणतः सरीसृप के डैश पैर होते हैं। साधारणतः जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 4 पैर होते हैं। सर्प के पास नहीं है, यानी कि जो सांप है उनके पास नहीं है। क्या टंग नहीं है? टंग तो है। दांत नहीं है? दांत भी है। पैर नहीं है? बिल्कुल पैर नहीं है। सी। शल्क है? सही है, शल्क है। जो केंचुआ बोलते हैं ना, सांप का केंचुआ, वही उसका शल्क है। डैश स्थलीय कछुआ है, टेरेस्ट्रियल है। टर्टल ये समुद्र में रहता है। टेरापिन ये फ्रेश वाटर में रहता है, ताजे पानी में, नदी के पानी में, यानी कि नदियों में। टॉर्टोइज ये जमीन पर रहता है, टेरेस्ट्रियल है। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन सरीसृप नहीं है? इनमें से कौन है जो रेप्टाइल नहीं है? क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, घड़ियाल है, सैलामेंडर तो उभयचर हो गया। डी हमारा राइट आंसर। पश्च गुहा पूछ उपस्थित है, यानी पोस्ट एनल टेल बताना इनमें से कौन है। तो पोस्ट एनल टेल एक प्रीमियम फीचर है किसका? कॉर्डेट का। तो आप देख लो इनमें कॉर्डेट कौन है। अर्थवर्म, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। ए हमारा राइट आंसर। ये कॉर्डेट है रेप्टिलिया के अंदर। निम्न में से कौन जहरीला सांप है? पाइथन ये जहरीला सांप नहीं है, बोआ भी नहीं है, ट्री स्नेक भी नहीं है, क्रैथ है, यानी कि बंगैरस। वैज्ञानिक नाम, जीनस का नाम बंगैरस। दुनिया का सबसे जहरीला सांप है किंग कोबरा। सबसे लंबा सांप है एनाकोंडा, यानी कि पाइथन अजगर। किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम है नाजा, ये कोबरा हो गया। नाजा ये कोबरा हो गया। और ओफियोफैगस हाना ये किंग कोबरा हो गया। ओफियोफैगस हाना ये किंग कोबरा हो गया। बी हमारा राइट आंसर। बंगैरस ये क्रैथ हो गया। और वाइपर असेली ये वाइपर हो गया। भारत का डैश सर्प, दुनिया का एकमात्र सर्प है जो घोंसला बनाता है, ये हो जाएगा किंग कोबरा। निम्न में से कौन एक वास्तविक सर्प नहीं है? कौन एक ट्रू स्नेक नहीं है? तो ये है ग्लास स्नेक। ये लिम्बलेस, यानी कि बिना पैर वाला छिपकली है, लिजर्ड है।
तो ए हमारा राइट आंसर। सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं, ऑफियोलॉजी भी कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं। डायनासोर्स किस समूह से संबंध रखता है? डायनासोर्स मैंने आपसे कहा ये तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये रेप्टाइल्स थे। ए हमारा राइट आंसर। निम्न में से किस सरीसृप के पास दांत है? टर्टल, टॉर्टोइज, टेरापिन, घड़ियाल। डी के पास दांत है, घड़ियाल के पास। इन सब के पास दांत नहीं है। ये सारे रेप्टाइल्स हैं बट दांत नहीं है। सरीसृप के लिए कौन सत्य है? स्केल्ड स्किन यानी कि त्वचा पर शल्क है, अंतःनिषेचन है, अंडे देने वाले हैं। सारे के सारे सही है, अंडे देते हैं, अंतःनिषेचन होता है। और प्रत्यक्ष विकास है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है बिना लार्वा वाला। अब आते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर क्लास एव्स में। क्लास एव्स के अंदर बर्ड्स को रखा गया है। जितने भी पक्षी है ना सारे आते हैं क्लास एव्स में, सारे पक्षी क्लास एव्स में। ये भी टेट्रापॉड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी टेट्रापॉड होते हैं। इनमें 2 होता है फोर लिम्ब, 2 होता है हैंड लिम्ब। जो फोर लिम्ब्स थे ना वो अब बदल चुके हैं, मॉडिफाइड हो चुके हैं विंग्स में, पंख में। है तो ये टेट्रापॉड फोर लिम्ब्स वाले, लेकिन जो 4 लिम्ब्स हैं इनमें, मैं 4 यहां पर बोल रहा हूं, ये वाला 4, ठीक है। और यहां पर जो 4 है मतलब आगे वाला जो अग्रपाद है, जो 4 लिम्ब्स हैं वो अब रूपांतरित हो चुके हैं, मॉडिफाइड हो चुके हैं पंख में उड़ने के लिए। लेकिन है ये 4 लिम्ब्स वाले। यहां आपको गर्दन मिलेगा, अभी तक गर्दन नहीं आया था, नेक प्रेजेंट है यहां पर। ये गर्म खून वाले हैं। तो पहले ऐसे वर्टिब्रेट हैं बर्ड्स जिनमें गर्म खून है। गर्म खून का मतलब क्या हुआ कि इनका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। ये समान तापमान अपने बॉडी का बना करके रखते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बना करके रखते हैं। ये गर्म खून वाले हैं। स्तनधारी भी गर्म खून वाले होते हैं। इनका जो त्वचा है वो सूखा होगा, बिना किसी ग्लैंड का होगा। एक ग्लैंड आपको ध्यान में रखना है, पक्षियों के केस में ऑयल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं प्रीन ग्लैंड। ये मिल जाएगा पूंछ के पास। जो बाह्य कंकाल है ये फीदर्स हैं। जो फीदर्स हैं ये मॉडिफाइड स्केल्स हैं, यानी जो रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स थे ना वो यहाँ पर मॉडिफाइड हो चुके हैं, रूपांतरित हो चुके हैं फीदर्स के रूप में। तो बाह्य कंकाल पंख। इनके पैरों पर स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं। इनके पैरों पर शल्क होते हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो पक्षियां हैं वो सरीसृप से ही इवॉल्व होकर के आए हैं, क्योंकि इनके पैर पर शल्क है और रेप्टाइल्स के स्किन पे शल्क था। एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल, खोखली हड्डी, खोखली अस्थि। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेटिक बोन, कभी पूछ दे न्यूमेटिक बोन किस में पाया जाता है, तो बर्ड्स के अंदर। खोखली इसलिए क्योंकि इनका बॉडी का जो वेट है वो हल्का हो सके ताकि ये अच्छे से उड़ पाए, इसीलिए खोखली हड्डियां होती है। ये होते हैं सर्वहारी, सब कुछ खाते हैं। कुछ होंगे जो फल खाते हैं केवल, कुछ होते हैं घास खाते हैं, कुछ होते हैं मांस खाते हैं, कुछ होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ये सर्वहारी होते हैं। दांत इनमें नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। दांत नहीं होगा, दांत की जगह पर क्या होगा, बीक्स होगा यानी कि चोंच। क्लोएका होगा यहाँ पर, रेस्पिरेशन लंग से होगा। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, यानी कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। जैसे ब्लड सप्लाई हम लोगों में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सिरिंग्स होता है। देखो इनके पास लैरिंग्स तो होता है, इनके पास लैरिंग्स तो है, लेकिन लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड नहीं है। आप जानते हो हम लोगों का जो लैरिंग्स है उनमें वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है तब जाकर के साउंड का प्रोडक्शन होता है, तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस होता है। इनके पास लैरिंग्स है लेकिन उसमें वोकल कॉर्ड नहीं है, तो यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। सिरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड है, इसलिए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इसके अंदर सिरिंग्स हो जाएगा। रिचेस्ट ब्लड है, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा जो आरबीसी है, सबसे ज़्यादा जो आरबीसी है ये पक्षियों के ब्लड में होता है। यानी कि नंबर ऑफ आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये आपको सबसे अधिक मिलेगा बर्ड्स के अंदर। ये कौन सा बर्ड है आप बता सकते हो? ये कौन सा बर्ड है? ये है स्मॉलेस्ट बर्ड। इसका नाम है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड।
पक्षियों के आरबीसी में न्यूक्लियस होगा। मैंने आपसे कहा स्तनधारी को छोड़ दो तो जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस होगा। उत्सर्जन होगा सारे वर्टिब्रेट में किडनी से। ये यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी कि यूरिक एसिड का ये उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड पेस्ट के फॉर्म में होता है। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। नर मादा अलग अलग होती है। यूनिसेक्सुअल एकलिंगी होते हैं। अंतः निषेचन होता है। अंडे देने वाले होते हैं और अप्रत्यक्ष विकास होता है। ये कौन सा पक्षी है बता सकते हो? ये है तोता, पैरट। डैश समतापी यानी कि गर्म खून वाला है। मछलियां ठंडे खून वाला, उभयचर ठंडे खून वाला, रेप्टाइल्स ठंडे खून वाला, बर्ड्स गर्म खून वाला। सभी पक्षियों को डैश वर्ग में रखा गया है, सभी को क्लास एव्स में रखा गया है। स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा पक्षी पूरी दुनिया में यह है हमिंग बर्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा पक्षी लेकिन समुद्री, सबसे बड़ा समुद्री पक्षी एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस ये सबसे बड़ा समुद्री पक्षी। पक्षियों के संबंध में असत्य चुनना है। ये गर्म खून वाले होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लंग्स से सांस लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड होता है। गलत हो जाएगा, कोल्ड ब्लडेड नहीं होता है। डैश सबसे बड़ा पक्षी है, आप जानते हो, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग ये सबसे बड़ा पक्षी है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। सबसे बड़ा बर्ड, सबसे बड़ा पक्षी ये है ऑस्ट्रिच यानी कि स्ट्रूथियो, लेकिन ये फ्लाइट लेस है, ये उड़ते नहीं हैं। इनका जो अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा होता है। अब कुछ और ऐसे पक्षियों का नाम आपको ध्यान में रखना है जो उड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि कीवी हो गया, रिया हो गया, कैरोस्वरी हो गया और ईमो। ये सारी जो पक्षी हैं ये उड़ते नहीं हैं। और एक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो सबसे बड़ा पक्षी है। निम्न में से कौन जलीय पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, यानी एक्वेटिक है, जलीय है लेकिन उड़ नहीं सकता? यह है पेंगुइन। तो पेंगुइन ये जलीय पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, नाम ध्यान में रखना है। कुछ और पक्षियों का नाम याद रखो जो एक्वेटिक है। जो एक्वेटिक है, यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये फ्लाइट लेस है, यानी ये उड़ सकते हैं। जो पेंगुइन है ये उड़ नहीं सकते हैं और जलीय है। और डक हो गया, स्वान हो गया और गीज हो गया, ये सारे एक्वेटिक हैं, बट ये फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। डार्विन फिंच किस समूह को कहा जाता है? डार्विन फिंच को गैलापेगोस फिंचेज भी कहा जाता है। जो डार्विन फिंचेज है इसे गैलापेगोस फिंचेज भी कहा जाता है। यह है पक्षियों का समूह। पक्षियों का समूह है डार्विन फिंचेज। ये जो पक्षियों का समूह है ना, इनमें पक्षियों का जो चोंच है वो अलग अलग प्रकार के हैं। जो डार्विन वैज्ञानिक थे ये गए थे गैलापेगोस आइलैंड पे। गैलापेगोस आइलैंड पर गए थे और उन्होंने देखा कि पक्षियों की जो चोंच है वो अलग अलग प्रकार के हैं। वैरायटी ऑफ बीक्स उनको देखने को मिला इस आइलैंड पे पक्षियों के पास। तो उन्होंने ग्रुप बनाया पक्षियों का जिनके चोंच में काफी ज्यादा असमानताएं थी और उसी ग्रुप को कहा गया डार्विन्स फिंचेज। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के पास डैश पैर होते हैं। पक्षियों के पास 4 पैर होते हैं, लेकिन जो 2 पैर है, 4 लिम्स आगे वाला, वो मॉडिफाइड हो चुके हैं पंख में उड़ने के लिए। जल में तैरने वाले पक्षी हैं, जल में तैरने वाले हैं स्वान, डक, गीज, इनमें से सभी। निम्न में से किसे सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, ये जो कोवर्स आप देख रहे हो ये कौवा का वैज्ञानिक नाम है। पावोक्रिस्टेसिस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। पक्षियों और सरीसृप के बीच का जो संयोजक कड़ी है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। आपने क्या देखा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके पास टिथ होता है, जो बर्ड्स होते हैं इनके पास टिथ नहीं होता है, इनके पास तो बिक होता है। जो आर्कियोप्टेरिक्स था ना, जो आर्कियोप्टेरिक्स था इनके बिक में दांत था, यानी इनके पास बिक भी था, दांत भी था। टूथ बिक यानी कि इनके चोंच में दांत था। यहाँ आप गौर से देखो आपको दिखेगा, गौर से देखो आपको चोंच में दांत दिखेगा। हालांकि ये विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये नहीं है। और इसी को कहा जाता है संयोजक कड़ी पक्षियों और सरीसृप के बीच, आर्कियोप्टेरिक्स को। एसएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बताओ इन 4 में से कौन है जिसके चोंच में दांत है। पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है, लैरिंग्स नहीं है, सिरिंग्स है। सबसे बड़ा अंग डैश का होता है, सबसे बड़ा अंडा डैश का होता है, सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का होता है। प्रीन ग्रंथि और विश्वबोन दोनों
प्रीन ग्रंथि और विशबोन ये कहाँ मिलेगा? ये बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। चलिए अब आते हैं वर्टिब्रेटा में क्लास मैमेलिया के ऊपर। ये हमारा लास्ट क्लास है, अंतिम वर्ग है। क्लास मैमेलिया के बारे में हम देखते हैं। क्लास मैमेलिया के अंदर जो जानवर आते हैं ज़मीन पर भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा और हवा में भी मिलेगा। एरियल में मात्र एक है, यानी हवा में उड़ने वाला एक मात्र है, वो है चमगादड़, बैट। ये भी 4 पैर वाले होते हैं, समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके शरीर पर कई तरह के ग्लैंड्स मिलते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड मिलते हैं। इनमें मैमरी ग्लैंड होते हैं जो स्तनधारी होते हैं। जो भी स्तनधारी होते हैं उनके पास दुग्ध ग्रंथि होती है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। जो बाह्य कंकाल होता है इनमें बाल होता है या रोम होता है। अंतः कंकाल हड्डियों का। दांतों के बारे में देखते हैं। थीकोडोंटिथ, डाइफायोडोंटिथ, हेटेरोडोंटिथ। थीकोडोंट यानी इनका जो दांत होता है, जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो दांत होता है वो जॉ सॉकेट में धंसे हुए होते हैं, काफ़ी डीप धंसे हुए होते हैं, काफ़ी मजबूत दांत होता है। काफ़ी मजबूत दांत होता है इसलिए जल्दी टूटेगा नहीं। इसीलिए इसके जीवन काल में, जो मैमल्स होते हैं इनके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। हेटेरोडोंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अब देखो इनमें क्लोएका नहीं होता है। जो मैमल्स होता है उनमें क्लोएका नहीं होता है। उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, ये समाप्त होता है एनस पर जाकर के। लेकिन जो प्रोटोथीरियंस होते हैं, जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, उनमें एनस ना होकर के क्लोएका होता है। यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनमें एनस होता है लेकिन प्रोटोथीरियंस में क्लोएका होता है। रेस्पिरेशन लंग से होगा, आवाज़ वोकल कॉर्ड जो कि लैरिंग्स में है तो लैरिंग से आएगा। उसके बाद 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब देखो स्मॉलेस्ट आरबीसी लिखा हुआ है। आपने देखा फिश, आपने देखा उभयचर, आपने देखा सरीसृप, आपने देखा पक्षी, अब देख रहे हैं मैमल्स। इन सब में सबसे छोटा आरबीसी मैमल्स के पास है, यानी हम लोगों के पास है। और हम मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स के अंदर जो सबसे छोटा आरबीसी है वो है हिरन के पास और सबसे बड़ा है हाथी के पास। मैंने आपसे कहा अगर हम स्तनधारी को छोड़ दें तो बाकी जितने भी अपने वर्टिब्रेटा के अंदर देखा उन सब के आरबीसी में न्यूक्लियस था। यहाँ आपको आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। एक्सक्रीशन किडनी से होगा और हम लोग क्या, जो भी मैमल्स हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। जो मैमल्स होते हैं उनके ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम होता है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, जो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, उनको जोड़ने वाली ये संरचना होती है कॉर्पस कैलोसम। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है और पिन्ना होगा, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होगा। यहाँ देखो पिन्ना, यह है एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जो केवल मैमल्स में होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, एकलिंगी होते हैं, नर मादा अलग अलग होते हैं। ये अंडे देने वाले नहीं होते हैं, ये विविपैरस होते हैं। अधिकांश जो होते हैं विविपैरस होते हैं, यानी सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। अंतः निषेचन होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बिना लार्वल स्टेज वाला डेवलपमेंट। जो मेल होता है उनमें जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, वो बाहर होता है, यानी जो एब्डोमेन होता है, जो उदर होता है उसके बाहर होता है, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी जो हमारा उदर गुहा है उससे बाहर होता है। कुछ को छोड़ करके, जैसे कि व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया और प्रोटोथीरियंस जो अंडे देने वाले स्तनधारी है, उन सब में जो वृषण होगा मेल के अंदर, टेस्टिस होगा, वो एब्डोमिनल में होगा, इंट्रा एब्डोमिनल होगा, यानी जो उदर गुहा होगा उसमें होगा, बॉडी के अंदर होगा, इंट्रा एब्डोमिनल। अब देखो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एकदम प्रीमियम फीचर्स हैं मैमल्स के लिए, यानी केवल मैमल्स में ही होते हैं। यहाँ मैंने कुछ ही लिखा हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो केवल मैमल्स में ही होते हैं। ये सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल ईयर, जो पिन्ना है ये केवल मैमल्स के अंदर ही मिलेगा। जो कॉर्पस कैलोसम है जो कि सेरिब्रल हेमीस्फीयर, जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, उन दोनों को जोड़ने का काम ये कॉर्पस कैलोसम करता है, तो ये केवल मैमल्स के अंदर मिलेगा। स्किन पे बाल केवल मैमल्स के अंदर मिलेगा और दुग्ध ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड्स केवल मैमल के ही अंदर मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स केवल मैमल के ही अंदर मिलेगा। निम्न में से कौन स्तनधारी का अभिलक्षण है? निम्न में से कौन है जो मैमल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्किन पे बाल का होना, मेमरी ग्लैंड का होना, ईयर पिन्ना का होना, सारे के सारे सही हैं। स्तनधारी नहीं होते हैं, स्तनधारी वार्म ब्लडेड होते हैं, सही है। कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिलोमेट होता है। डैश की त्वचा में स्वेद या तैल ग्रंथियां होती है।
तो ऑयल ग्लैंड होते हैं स्किन्स के अंदर, ये मैमल्स के अंदर। आपने ऑयल ग्लैंड देखा था पक्षियों के अंदर, लेकिन वो स्किन में नहीं था, ठीक है, वो पूंछ के पास था। जो टेल था, टेल का जो बेस था, आधार था, वहाँ पे था। स्तनधारी में श्वसन होता है, स्तनधारी में श्वसन होता है लंग्स से, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि फुफ्फुसीय श्वसन। डैश को छोड़कर सभी कशेरुक जंतुओं के लाल रक्त कणिका में नाभिक होती है। मैंने आपसे कहा था मैमल्स का जो आरबीसी है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब में होता है। कशेरुक जंतुओं का उत्सर्जन अंग होता है, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उन सब में जो उत्सर्जी अंग है वो है किडनीज। डैश केवल स्तनधारी में पाए जाते हैं, तो कॉर्पस कैलोसम और जो पिन्ना है ये केवल मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं जो वर्ग मैमेलिया है, क्लास एम्फीबिया है, उसका सब क्लास यानी कि उपवर्ग। तो उपवर्ग है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में वो सारे स्तनधारी आते हैं जो देते हैं अंडा को। मेटाथीरिया में वो सारे जानवर आते हैं जिनमें मार्सुपियन होता है, मार्सुपियम या फिर मार्सुपियल पाउच बोलते हैं। यूथीरिया में अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो जो भी स्तनधारी हैं वो यूथीरिया में आते हैं। प्रोटोथीरियंस, प्रोटोथीरियंस के बारे में देखते हैं क्या सब है। प्रोटोथीरियंस के बारे में कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच। प्रोटोथीरियंस अंडे देने वाले होते हैं, अंडप्रजक होते हैं। प्रोटोथीरियंस में एनस नहीं होता है, गुदा नहीं होता है, क्लोएका होता है। इनमें ईयर पिन्ना भी नहीं होता है, इनमें दांत भी नहीं होता है, इनमें कॉर्पस कैलोसम भी नहीं होता है, ये सारे नहीं होते हैं। इनमें मेमरी ग्लैंड तो होगा लेकिन निपल्स नहीं होगा, यानी जो ब्रेस्ट है फीमेल के पास ब्रेस्ट तो होगा लेकिन उसके साथ निपल्स नहीं होगा। टेस्टिस यहाँ पर इंट्रा एब्डोमिनल होगा, उधर गुहा में होगा। वृषण जो है उधर गुहा में होगा। देखो मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है, ये आसान सा शब्द है जिसका हिंदी आप जानते होंगे, या मैं आपको बता ही दे रहा हूँ हिंदी भी। प्रोटोथीरियंस के रूप में आपको बस 2 ही एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। ये 2 ही एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोथीरियंस के, बाकी तो है ही नहीं। ये 2 ही स्तनधारी बचे हुए हैं जो अंडे देते हैं, बाकी सारे अब नहीं हैं। यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है एसएससी के परीक्षा में, और ये इंपॉर्टेंट है। एकिडना, एकिडना या इसी को बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर। देखो इनके बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, और ये एंट ईटर है। एंट यानी कि चींटी, ईटर यानी कि खाने वाला, तो एंट ईटर है, ये चींटी को खाते हैं। एकिडना या फिर स्पाइनी एंट ईटर। उसके बाद है ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस ये वैज्ञानिक नाम हो गया। डक बिल प्लेटिपस ये हो गया इसका साधारण नाम। कभी पूछे रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन है और आपको विकल्प में दिख जाए प्लेटिपस, आप इसको झट से टिक मार देना। लेकिन मान लो प्लेटिपस नहीं दिखा, एकिडना दिख गया तो आप इसको टिक मार देना। लेकिन मान लो दोनों दिख गया तब आप प्लेटिपस को टिक मारना, यानी पहले प्रायोरिटी पर आपको इसको रखना है, तब जाकर के इसको रखना है। अंडे देने वाले स्तनधारी को क्या कहते हैं? अंडे देने वाले स्तनधारी को हम लोग कहते हैं प्रोटोथीरियन। स्तनधारी जो अंडे देते हैं, स्तनधारी जो अंडे देते हैं इनमें से कौन है? प्लेटिपस। प्लेटिपस अंडे देते हैं। मार्सुपियल थैली किसमें पाई जाती है? मार्सुपियल थैली ये पाई जाती है मेटाथीरियन में। निम्न में से कौन एक स्तनधारी प्राणी नहीं है? इनमें से कौन है जो एक मैमल नहीं है? व्हेल मैमल है, डॉल्फिन मैमल है, बैट उड़ने वाला मैमल है, शार्क ये कार्टिलेजिनस फिश है, प्रेडेसियस फिश। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका उपस्थित है। रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, इन सब में 12 जोड़ी है। बाकी उभयचर हो गया और मछली, इनमें 10 जोड़ी। जंतु जो ज्यादा समय पैरों पर गुजारते हैं कहलाते हैं, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, आर्बोरियल। मेटाथीरियंस के बारे में देखते हैं। मेटाथीरियंस इन्हें मार्सुपियल मैमल्स भी कहा जाता है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें मार्सुपियम होता है। मार्सुपियम एक थैला होता है, इसे हम मार्सुपियल पाउच भी बोलते हैं, मार्सुपियल पाउच भी बोलते हैं। जो फीमेल होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो ये बच्चा इस थैली में जाता है और यहाँ से वो दूध पीता है। यानी ये जो जानवर होते हैं इनमें जो मेमरी ग्लैंड होता है, तो निपल्स यहाँ होते हैं, निपल्स यहाँ होते हैं, लेकिन निपल्स खुलते हैं इस मार्सुपियल थैली में। उसके बाद ईयर पिन्ना यहाँ पर होगा। एग्जाम्पल के रूप में ये 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, डाइडेल्फिस और मैक्रोपस यानी कि कंगारू। ये 2 एग्जाम्पल्स है, मेटाथीरियंस, डाइडेल्फिस और मैक्रोपस यानी कि कंगारू। कुछ जलीय स्तनधारी
का नाम आप ध्यान में रखो, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, पर्पोइज और सी लायन। ये सारे स्तनधारी है जो जल में रहते हैं। सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल। स्तनधारी जो उड़ सकते हैं, स्तनधारी जो उड़ सकते हैं वो है चमगादड़, बैट्स। स्तनधारी जो उड़ सकता है, बैट, चमगादड़। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी एल्बाट्रॉस। डैश अपने पूरे जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता, डैश अपने पूरे जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता। यह है कंगारू रैट, कंगारू चूहा। ये अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता। जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है। डैश दुनिया के दुर्लभ प्राणी में से एक है, जायंट पांडा। देखो डायनासोर तो विलुप्त हो चुके हैं, भालू और बाघ तो मिलता है अभी भी, डायनासोर्स विलुप्त हो चुके हैं। और जायंट पांडा ये भालू के ही जाति का है, ठीक है। जायंट पांडा ये भालू के ही जाति का है। तो जायंट पांडा ये दुर्लभ प्राणियों में से एक है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। पेरीप्लेनेटा कॉकरोच और कोलंबा लिविया ये कबूतर का वैज्ञानिक नाम है और ये दोनों ही सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। पाइथन यानी कि अजगर। निम्न में से किसे भारत का बर्ड मैन कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये है डॉक्टर सलीम अली। किंगफिशर और फ्लेमिंगो संबंधित है। किंगफिशर ये मछली खाती है, किंगफिशर और फ्लेमिंगो ये बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, यहाँ पर पार्ट 8 समाप्त होता है, एनिमल किंगडम चैप्टर समाप्त होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि सवाल आपसे छूटे ना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। साथ में ये भी बताया कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो अब आपकी बारी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अब बात है पीडीएफ की। तो पीडीएफ ये मैं आपको दो तीन दिन बाद दूंगा मैं, या फिर 1 तारीख को, क्योंकि पीडीएफ को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा सही से। तो 1 तारीख को मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। मैं आपको बता भी दूंगा कि मैंने पीडीएफ डाल दिया है, आप उसको बाई कर सकते हो। तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सेल। मैं बॉटनी बाद में स्टार्ट करूँगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम बॉटनी का पार्ट है, तो वो सब मैं बाद में स्टार्ट करूँगा। मैं आपको पहले सेल करवाऊँगा, एनिमल टिश्यू करवाऊँगा, ह्यूमन डिजीज करवाऊँगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल करवाऊँगा। ये सब करवाने के बाद, ये 4 चैप्टर करवाने के बाद, अब इतना लंबा कोई चैप्टर नहीं है। एनिमल किंगडम 300 सवाल में तो 5-6 चैप्टर करवा देते हैं सब। मैं आपको सिर्फ एनिमल किंगडम का सवाल करवाया हूँ। तो ये सारे जो चैप्टर मैंने आपको बताया, सेल, एनिमल टिश्यू, न्यूट्रिशन और ह्यूमन डिजीज, ये सारे करवाने के बाद, ये सब उतने लंबे चैप्टर भी नहीं है, ये सब करवाने के बाद मैं बॉटनी स्टार्ट करूँगा। बॉटनी उसके बाद बॉटनी ही चलेगा और उसी के साथ हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।